जी, अस्सलाम वालेकुम। Today I'm going to start adrenergic antagonists. Adrenergic antagonists are also termed as adrenergic blockers or sympatholytics. एडिनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं और सिंपैथोलिटिक्स भी कहते हैं, यानी कि एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। दैट्स व्हाई टर्म्ड एज एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। और सिंपैथोलिटिक्स इसलिए बोल रहे होते हैं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसकी जो बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, यानी कि सिंपैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस होने देते। दैट्स हम इसे सिंपैथोलिटिक कहते हैं। अब क्या होता है ये बाइंड टू एडिनोसेप्टर्स। एडिनोसेप्टर्स जो हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर्स उनके साथ बाइंड कर देते हैं रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। या तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होते हैं या इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, प्रिवेंटिंग इट्स एक्टिवेशन बाय एंडोजनस कैटेकोलामिन्स। ठीक है। अब ये होता है कि जो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड तो कर देते हैं। अब वो जो बाइंडिंग है वो दो तरह की होती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। उस बाइंडिंग से क्या होता है कि एक्टिवेशन जो एंडोजनस कैटेकोलामिन्स ने करनी थी वो प्रिवेंट हो जाती है। लेकिन जो ब्लॉकर्स होते हैं ना बेसिकली उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जाके साइट पे बाइंड हो जाना होता है। खुद वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उस साइट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया जिसके ऊपर किसी और एगोनिस्ट ने आकर अटैच होके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एडिनर्जिक रिसेप्टर हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर जो है बेसिकली उसका जो एगोनिस्ट है उससे फिनाइलेफ्रिन हो गया, एफेड्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया। इनमें से किसी ने आना था, आके अटैच होना था, बाइंड करना था, अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन जो भी जिस तरह से भी। लेकिन क्या हुआ जो ब्लॉकर है अगर वो दे दिया उसने जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर लिया। और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग भी हो सकती है। उस बाइंडिंग की वजह से वो जो एगोनिस्ट है वो अटैच नहीं हो सकता रिसेप्टर पे, वो अपना रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इससे जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना था वो नहीं हो रहा। इसलिए अपोजिंग इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं और बीटा ब्लॉकर्स भी हैं। अल्फा ब्लॉकर्स बेसिकली इंक्लूड फिनॉक्सीबेंजामिन, फेंटोलामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामिन दीज टू आर नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। हमें ये चीज़ ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमफिल की प्रिपरेशन करें फार्माकोलॉजी की उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि क्लासिफिकेशंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्लासिफिकेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन से नॉन सेलेक्टिव हैं, कौन से सेलेक्टिव हैं, कौन से एगोनिस्ट हैं, कौन से एंटागोनिस्ट हैं। दीज आर नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, फिनॉक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामिन। ठीक है। ये बेसिकली अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहे होते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज वन इज इरिवर्सिबल एंड द सेकंड वन इज रिवर्सिबल। फिनॉक्सीबेंजामिन जो है इरिवर्सिबल जो है वो बाइंडिंग है उसकी, वो कोवलेंटली अटैच होता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। और जो है ना ये लेकिन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहा था, जबकि फेंटोलामिन जो है बेसिकली वो रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों को ये भी ब्लॉक कर रहा है, नॉन सेलेक्टिव है लेकिन रिवर्सिबल बाइंडिंग की वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है। प्राज़ोसिन, ट्राज़ोसिन, डोक्साज़ोसिन, एल्फ्यूज़ोसिन, तमसुलोसिन दीज़ ऑल आर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। यहाँ पे सेलेक्टिविटी आ जाती है कि ये सब अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं, जबकि जो यूहिम्बीन है दिस इज़ अल्फ़ा 2 ब्लॉकर। ठीक है, अल्फ़ा 2 ब्लॉकर सिर्फ यूहिम्बीन है, बाकी अल्फ़ा 1 है और फिनॉक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामिन आर नॉन सेलेक्टिव। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें दे इंक्लूड प्रोप्रानोल, मिटोप्रोलोल, एस्पिटोलोल, एटिनोल और बिटॉक्सोलोल, बिसिप्रोलोल, कार्टिलोल, कार्बिडिलोल, एस्मोलोल। These all are the beta blockers, but I'll not discuss today beta blockers. I'll only discuss alpha blockers. Inshallah, in the next lecture, I'll discuss about the beta blockers. And beta blockers now in use basically हार्ट के पेशेंट्स में हमारे पास हार्ट फेलियर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सी जगहों पे बीटा ब्लॉकर्स जा रहे हैं और बहुत सी डिजीज में, और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन है, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन है। आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। एंड द थर्ड वन इज इनहिबिटिंग रीअपटेक और रिलीज। जो कैटेकोलामीन्स है उनका रीअपटेक और रिलीज को भी कुछ इनहिबिट कर रहे होते हैं। दे इंक्लूड गुआनिथिन एंड रिजापिन। दीज टू आर इनहिबिटिंग जो है ना रीअपटेक जो है ना जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बेसिकली जो रीअपटेक कर रहे होते हैं उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, या फिर रिलीज जो है उसको ही इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामिन है, विल डिस्कस अबाउट फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉन सेलेक्टिव है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, इरिवर्सिबल है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। जब इरिवर्सिबल होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो नॉन कॉम्पिटिटिव कंसिडर होगा बिकॉज कोई उसको आके रिप्लेस नहीं करेगा। जब रिवर्सिबल होता है तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल के केस में ये होता है कि अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो वो आके उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद आके उस पर बाइंड कर जाता है। इसलिए हम लोग इसे कॉम्पिटिटिव कहते हैं बिकॉज एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान एक कॉम्पिटिशन है फॉर द सेम बाइंडिंग साइट। लेकिन इस केस में क्या है कि इरिवर्सिबल है तो नॉन कॉम्पिटिटिव है, वो जाके बाइंड हो गया, उसने तो उतरना ही नहीं है, रिसेप्टर को छोड़ना ही नहीं है उसने, तो कौन आके उसको रिप्लेस करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कोवेलेंटली ब्लॉक कर देता है अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स को। एक्शन इसका लास्ट अबाउट 24 आवर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका। बॉडी हैज टू सिंथेसाइज न्यू रिसेप्टर्स टू ओवरकम दिस ब्लॉकेज। अब ये नहीं होगा कि कोई जितनी मर्जी कंसंट्रेशन एगोनिस्ट इंक्रीज कर दे वो रिप्लेस नहीं करेगा इसको। बॉडी हैज टू सिंथेसाइज न्यू रिसेप्टर्स टू ओवरकम दिस ब्लॉकेज।
एक्शंस की बात करें, ऑटोमेटिकली रिवर्स कर लें एगोनिस्ट के एक्शंस को, तो वो एक्शंस इसके आएंगे। जिस तरह हमारे पास एगोनिस्ट अल्फा के वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, यहाँ पे वेजो डायलेशन आएगी, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो ये डिक्रीज करेंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब डिक्रीज हो जाएगी, वेजो डायलेशन होगी, तो हमारी बॉडी हमेशा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करती है, जो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा। जब ऐसा होता है ना, जब ब्लड प्रेशर रेज हो रहा होता है, तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप डाउन कर रहा होगा, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अल्टीमेटली रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है। अब नॉट यूज्ड इन हाइपरटेंशन बिकॉज इट्स ब्लॉकर रिलीज मोर नॉरएपिनेफ्रिन विद स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। ये हाइपरटेंशन में ड्रग यूज क्यों नहीं होती है? बेसिकली अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर रही है। अब जो अल्फा 2 है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा 2 बेसिकली जी इनहिबिटरी से बिलोंग करता है, और जो जी इनहिबिटरी है, जब आप अल्फा 2 का एगोनिस्ट दोगे तो जी इनहिबिटरी रिस्पॉन्स की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज इनहिबिट हो जाएगा। दैट्स वाई अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन, और वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में यूज हो रही होती है क्लोनिडीन। ठीक है, क्योंकि वो अल्फा 2 रिसेप्टर से जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज है उसको इनहिबिट कर रही होती है तो वो एगोनिस्ट, लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर ही जी इनहिबिटरी से बिलोंग करता है, इसलिए इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जब आप उसका एंटागोनिस्ट दोगे, उसका ब्लॉकर दोगे, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स एक्शन हो जाएगा। जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं हो रही थी, वो अब रिलीज होगी। जब वो रिलीज होगी, तो उससे ये क्या होगा कि वो जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनकी भी स्टिमुलेशन होगी, क्योंकि अल्फा के साथ भी उसका है और बीटा के साथ भी, इन दोनों पे एक्ट करती है। जब बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, तो हमें पता है जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो हमारे पास कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जो आइनोट्रोपिक और कोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, हार्ट रेट इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। तो अब इससे अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोग क्यों नहीं इसे यूज़ करें हाइपरटेंशन में, बिकॉज एक तरफ तो वो अल्फा 1 के थ्रू ब्लॉक करके कर रहा है वेजोकंस्ट्रिक्शन वगैरह कम, लेकिन दूसरी तरफ अल्फा 2 जो है ब्लॉकर, उससे नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को एनहांस करके तो जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है। अब एपिनेफ्रिन रिवर्सल की अगर हम बात करें, बेसिकली क्या एपिनेफ्रिन रिवर्सल कैसे हो सकता है अगर हम लोग इन एडिनोसेप्टर को यूज़ करें जो ब्लॉक कर रहे हैं अल्फा को। बेसिकली जब अल्फा एडिनोसेप्टर ब्लॉक होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन होगी। ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। अब एपिनेफ्रिन जो है उसकी बेसिकली एफिनिटी अल्फा की तरफ भी है और बीटा की तरफ भी है। जब अल्फा को ब्लॉक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो एपिनेफ्रिन क्या करेगी, बीटा को जाकर स्टिमुलेट करने लग जाएगी। अब अल्फा पे तो वो एक्ट नहीं करेगी क्योंकि अल्फा ब्लॉक हो चुका है, लेकिन जब वो बीटा पे एक्ट करेगी, तो बीटा के थ्रू एपिनेफ्रिन वेजो डायलेशन करती है स्मूथ मसल्स की। वेजो डायलेशन से जो उसके इफेक्ट्स आए हुए थे वो रिवर्सल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग थेराप्यूटिक इफेक्ट की बात करें, थेराप्यूटिक इफेक्ट हमारे पास इसका क्या है, यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, आई थिंक सो यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो किडनी होती है हमारे पास, उसको पता है हमारे उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुला होता है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है बेसिकली उसके ऊपर एक ट्यूमर बन जाती है। उस ट्यूमर की वजह से हमें पता है हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की रिलीज में इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास जो स्ट्रेस कंडीशन है इन सब में बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। ट्यूमर की वजह से कैटेकोलामिन्स का रिलीज बहुत इन्हांस कर जाता है। कैटेकोलामिन्स का रिलीज इन्हांस करने की वजह से उसकी वजह से जो एक इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर रेस और वो बाकी वेजो कंस्ट्रिक्शन और ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। दैट्स वाई अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉक करके तो कुछ हद तक जो है इसमें यूज़ हो रहा होता है। रेनॉल्ड्स डिजीज़ है। रेनॉल्ड्स डिजीज़ बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है एक। इसके अंदर ये होता है कि जो वेसल्स होते हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, जिस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होती है। उसकी वजह से अब ये क्या होगा कि ये जब डायलेशन करेगी वेसल्स की, तो अल्टीमेटली रेनाल्ड्स डिजीज में भी कुछ हेल्पफुल है। फ्रोस्ट बाइट है, एरोसाइनोसिस है, बेसिकली जो ब्लूनेस होती है स्किन की, आपकी फ्रोस्ट बाइट में नमनेस वगैरह आ जाती है। एरोसाइनोसिस बेसिकली ब्लूनेस ऑफ स्किन हो जाती है। दिस ऑल आर रिलेटेड टू पुअर ब्लड सप्लाई, कि जब कंस्ट्रक्शन होगी या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, ऑक्सीजन डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो रही, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि पेशेंट की स्किन ब्लू हो रही है, नमनेस वगैरह हो रही है। तो उसके केस में भी ये दी जाती है जब डायलेशन होगी, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव कर जाएगा। क्रोनिक मैनेजमेंट है कैटेकोलामिन ट्यूमर की भी। अगर वही ट्यूमर की जो मैंने ऑलरेडी बात किया कि उसमें कैटेकोलामिन्स का रिलीज इन्हांस करते हैं, तो उसकी भी एक क्रॉनिक मैनेजमेंट है। साइड इफेक्ट्स इसके ये हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वेजो डायलेशन करेगा तो हाइपोटेंशन जो है उसके चांसेस होते हैं। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ऑलरेडी टोल्ड यू कि बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है, एंड नेजल स्टफीनेस। अब इसको भी हम रिलेट करते हैं, अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर सुना है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि मैंने लास्ट में ये बताया था कि जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं वो कौन होते हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे फिनाइलफ्रीन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, दीज ऑल आर नेजल डीकंजेस्टेंट्स। क्यों नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं? जब हमारे नेजल स्टफीनेस होती है, कंजेशन होती है, बेसिकली ड्यू टू द वेजोडाइलेशन, तो जब आप वो देते हैं अल्फा एगोनिस्ट फिनाइलफ्रीन ऑक्सीमेटाजोलिन, उससे क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है और आपकी नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर वो एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे नेज़ल स्टफीनेस क्यों हो रही है? क्योंकि जब ये डायलेशन कर रहे हैं तो नेज़ल साइनसेस में वैसे डायलेशन हो रही है। जब डायलेशन होगी तो ऑटोमेटिकली स्टफीनेस होगी, कंजेशन होगी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद डिक्रीज़्ड कोरोनरी परफ्यूजन। कोरोनरी परफ्यूजन जिनके अंदर कम है, डिक्रीज़ है, उसके अंदर पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेंटोलामिन की अगर हम बात करें, बेसिकली इट्स अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दोनों का ही कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है ये, ठीक है? अब मैंने ऑलरेडी बात की कि कॉम्पिटिटिव क्यों है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इफेक्ट होने की वजह से ही एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो इसको रिप्लेस कर देगा और वो जाके अटैच हो जाएगा। और रिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव की वजह से ही इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट है, 4 आवर्स है। थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करता है फियोक्रोमोसाइटोमा की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है, प्रिवेंट करता है डर्मल नेक्रोसिस, प्रिवेंट एक्स्ट्रावेसेशन एटसेट्रा। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रावेसेशन ये होता है कि फ्लड लीकेज हो गया, समटाइम्स ऐसा होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हुई होती है तो फ्लड जो है वो लीक आउट कर जाता है। तो इस केस में ये होगा कि डायलेशन की वजह से जो है वो एक्स्ट्रावेसेशन वगैरह को प्रिवेंट कर देता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है उसको भी ट्रीट करता है ड्यू टू अब्रप्ट विड्रॉल ऑफ क्लोनिडिन। अगर क्लोनिडिन का अब्रप्ट विड्रॉल कर लिया जाए तो उसके बाद हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ सकता है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है उसको मैनेज करने के लिए भी ये यूज़ होता है। और फ्रॉम डाइजेस्टिंग टायरामिन कंटेनिंग फूड, टायरामिन बेसिकली हमारे पास अगर ऐसी फूड है जिसमें टायरामिन ज़्यादा है, उसके मेटाबोलाइट्स वगैरह बनते हैं, अल्टीमेटली हाइपरटेंशन के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि कैटेकोलामिन्स वगैरह रिलीज होते हैं और इस तरह से। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड जो है बेसिकली उसके डाइजेशन के बाद और या क्लोनिडिल के अब्रप्ट विड्रॉल के बाद क्राइसिस जो होता है हाइपरटेंसिव, उसके अंदर जो है वो ये यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, यूज्ड इन इम्पोर्टेंस, प्रोड्यूस वेजिटेशन ऑफ पिनाइल आर्टरीज। बेसिकली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, उसके केस में भी ये होता है कि वेजिटेशन वगैरह करके इस तरह से इंपोर्टेंस को ट्रीट कर रही होती है क्योंकि पिनाइल आर्टरीज की वेजिटेशन कर रही है। साइड इफेक्ट्स इसके वही हैं, पोस्टल हाइपरटेंशन, गटर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है। अब ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब नाउ प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टमसिलोसिन, अल्फ्यूजोसिन, दीज आर ऑल अल्फा 1 ब्लॉकर्स एंड दीज आर सेलेक्टिव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सिलेक्टिव हैं बिकॉज क्योंकि सिर्फ एक रिसेप्टर को ब्लॉक करें जो अल्फा 1 है, ठीक है। अब इसके केस में क्या है, इसके एक्शंस हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि वीनस और आर्टरीज जो है उनकी रिलैक्सेशन कर रहे हैं, उनको डायलेट कर रहे हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट ये है कि प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन ये हाइपरटेंशन में तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन डॉक्साजोसिन इनमें से एक लॉन्ग एक्टिंग आ गया। लेकिन आजकल आप लोगों को भी पता होगा कि हाइपरटेंशन में हम लोग अल्फा 1 ब्लॉकर्स नहीं देते बिकॉज़ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है, हाइपोटेंशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट का एक रेशियो होता है, तो हम लोग उसके केस में जो सेफेस्ट ड्रग्स हैं उनको प्रेफर करते हैं रादर देन अल्फा ब्लॉकर्स। हम लोग आजकल जो एडेमसिलोसिन, अल्फ्यूजोसिन, ये अल्फा 1 ब्लॉकर है, ये ज़्यादा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी इनमें जा रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जब ये डायलेशन कराते हैं तो उससे क्या होता है कि जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो हद कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। टेम्सिलोसिन, अल्फ्यूजोसिन की देखिए यहाँ पे बात है कि बिनाइन हाइपरट्रोफी में यूज़ हो रही है। टेम्सिलोसिन जो है वो स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट जो है ना उस पे जाके एक्ट करेगी और अल्टीमेटली क्या करेगी, वो डायलेशन करेगी और जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साइड इफेक्ट वही हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है और नो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, इसके केस में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं होता। अब टेम्सिलोसिन को और जो है ना अगर हम बात करें यहाँ पे एक फ्लोपी आयरस सिंड्रोम की बात की, आई डोंट थिंक सो कि इससे हमें कोई डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है। टेम्सिलोसिन, अल्फ्यूजोसिन जो मैंने बता दिया कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में जा रहा है। इसके अलावा फाइनेस्ट्राइड एंड ड्यूटेस्ट्राइड की बात अगर हम करें, दीज इनहेबिट 5 अल्फा रिडक्टेज। बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज हमारे पास एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है एंजाइम, वो प्रिवेंट करता है टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में है उसको प्रिवेंट कर रहा है। अब होता ये है कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है अगर उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टोस्टेरोन की इटसेल्फ कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। अब टेस्टोस्टेरोन की जब कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रोस्टेट जो है उसको उसके साइज़ को डिक्रीज़ करता है, उसको ग्रो, उसके सेल्स को ग्रो नहीं होने देता, उसके जो साइज़ है उसको डिक्रीज़ करता है। एट द सेम टाइम जो हेयर ग्रोथ है उसको भी इन्हांस करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब होता ये है कि जो बिनाइन हाइपरप्लेजिया है ना हमारे पास, जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है उसमें जो सेल्स है ना उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। अब उससे ये होता है कि जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो उससे ये करता है कि ये जो ड्रग्स हैं उसकी कन्वर्जन रोक देते हैं, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, वो प्रोस्टेटिक जो है उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होने देता, उसके जो सेल्स हैं उसका आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उसको डिक्रीज़ करता है उसके साइज़ को। और इसका एक वो ही है कि आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बाल्डनेस वगैरह, वो हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये 2 काम हो रहे होते हैं, फाइनेस्ट्राइड एंड ड्यूटेस्ट्राइड, ठीक है। ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं।
यूहिम्बीन की बात करें तो दिस इज सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव अल्फा टू ब्लॉकर, ठीक है। ये सिलेक्टिव ब्लॉकर है, अल्फा टू को ब्लॉक करता है, और इसका ये है कि ये यूहिम्बीन बाग है वहाँ से ऑब्टेन हुआ है, और सेक्सुअल स्टिमुलेंट भी हम इसे करते हैं बिकॉज ये जो है ना वो उस तरह से जो रिनार्ड डिजीज़ है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। और कंट्राइंडिकेटेड जो है वो इसमें है CNS और CVS डिसऑर्डर में। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है अल्फ़ा 2 ब्लॉकर है ये, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, अगर अल्फ़ा 2 ब्लॉकर है ये, तो उससे क्या होगा, ये नोरेपेनेफ्रिन के रिलीज़ को एनहांस करेगा, क्योंकि जो एगोनिस्ट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, तो ये नोरेपेनेफ्रिन के रिलीज़ को एनहांस करेगा। नोरेपेनेफ्रिन हमारे पास कैटेकोलामीन है जो सिम्पैथेटिक जो है रिस्पॉन्स है उसको एनहांस करता है, और इसकी वजह से जो CNS, अब हमारे जब कैटेकोलामीन रिलीज़ ज़्यादा होगा तो CNS स्टिमुलेंट के तौर पर एक्ट करेगा, सेक्सुअल स्टिमुलेशन भी कराता है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये ड्रग उस तरह मतलब यूज़ इसका कोई नहीं है उस तरह, अगर हम लोग थेराप्यूटिकली बात करें तो इन सब में से जो करंटली यूज़ हो रही है ना, वो हमारे पास ये टेम्सिलोसिन, अल्फ्यूज़ोसिन वगैरह, जो टेम्सिलोसिन जा रही होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में, उसके अलावा फाइनेस्ट्राइड एंड ड्यूटेस्ट्राइड वगैरह ये भी यूज़ होती होगी, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम लोग बात करेंगे यूहिम्बीन वगैरह ये यूज़ नहीं होते, और जो नॉन सेलेक्टिव है उनका भी इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो सर्जरी कर लें, ट्यूमर रिमूव कर दें, रादर देन कि वो इस तरह से उसको ट्रीट करें जो एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर वगैरह, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा आज जो है ना हमने अल्फा ब्लॉकर्स कंप्लीट कर लिया हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंप्लीट बीटा ब्लॉकर्स एंड रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंड देन इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी वो भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं सिर्फ आप लोगों से एक जो है ना रिक्वेस्ट करूँगी, वो ये कि ये मेरी स्ट्रगल है, मैं जो कर रही हूँ, द रीज़न बीइंग कि मैं उस पॉइंट पे थी जब जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मुझे पता है कि किस तरह से मैंने सीखा और फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स कोशिश किए क्लियर करने के, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आप इससे इन टच रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे रहेंगे, आप किसी पॉइंट पे बात कर सकेंगे, ठीक है। और एमफिल की प्रिपरेशन आपने करनी है, उसके अलावा आपने BPSC की प्रिपरेशन करनी है, यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। और इसको लेक्चर लें, अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लेक्चर शेयर भी कर दें, ठीक है, बिकॉज आई वांट कि मैक्सिमम रीच तक जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।